जब हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ट्रेनें, पटरियां, स्टेशन, यही सब है ना। लेकिन सोचिए, इस विशाल नेटवर्क के पीछे लाखों कर्मचारियों का एक पूरा परिवार है। नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और रेलवे ना अपने इन कर्मचारियों की देखभाल के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम चलाता है, जो सिर्फ सैलरी देने से कहीं ज्यादा है। तो आज हम इन्हीं प्रभावशाली कल्याणकारी योजनाओं की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं, जो इस विशाल संगठन की असली रीढ़ हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे मनोरंजन और कम्युनिटी फैसिलिटीज की। फिर देखेंगे हॉलिडे और हेल्थ होम्स के बारे में। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स पर नजर डालेंगे, फिर स्काउटिंग और गाइडिंग एक्टिविटीज, और आखिर में कुछ और जो जरूरी वेलफेयर सपोर्ट हैं उन्हें भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला स्टॉप है रिक्रिएशन और कम्युनिटी फैसिलिटीज। देखिए, इंडियन रेलवे ये बहुत अच्छे से समझता है कि एक अच्छा वर्कप्लेस सिर्फ काम करने की जगह नहीं होता। ये एक कम्युनिटी बनाने के बारे में है, जहां कर्मचारी और उनके परिवार अच्छे से रह सकें, ग्रो कर सकें। और बस यहीं पर रेलवे के इंस्टीट्यूट्स और क्लब्स पिक्चर में आते हैं। तो सवाल ये है कि ये रेलवे इंस्टीट्यूट और क्लब्स आखिर हैं क्या? आप इन्हें कर्मचारियों के लिए एक तरह का सोशल हब समझिए। यहाँ स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी से लेकर कंप्यूटर ट्रेनिंग, स्विमिंग पूल, टेनिस, मतलब सब कुछ मिलता है। और इसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी काफी दिलचस्प है। देखिए, जोनल लेवल पर जनरल मैनेजर यानी जीएम इसके संरक्षक होते हैं, और डिविजनल लेवल पर डीआरएम मतलब टॉप लेवल की निगरानी रहती है। रेलवे खुद किराया मुक्त जगह और शुरुआती फंड देकर अपनी कमिटमेंट दिखाता है, जबकि कर्मचारियों के लिए इसकी मेंबरशिप पूरी तरह से वॉलंटरी है, मतलब मर्जी पर है। कम्युनिटी तो ठीक है, लेकिन आराम और रिकवरी भी तो उतनी ही जरूरी है ना? रेलवे को ये पता है कि इतनी मेहनत के बाद कर्मचारियों को रिचार्ज होने के लिए भी टाइम चाहिए, और इसी के लिए वो दो तरह की खास सुविधाएं देते हैं, अवकाश गृह और स्वास्थ्य लाभ गृह। अब सुनने में ये दोनों एक जैसे लग सकते हैं, पर इनके मकसद में जमीन आसमान का फर्क है। अवकाश गृह, जैसा कि नाम से ही साफ है, सभी कर्मचारियों, चाहे वो सर्विस में हो या रिटायर्ड, उनके और उनके परिवारों के लिए छुट्टियों में घूमने फिरने के लिए हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य लाभ गृह खास तौर पर ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए हैं, मतलब नॉन गैजेटेड स्टाफ, जिन्हें डॉक्टर की सलाह पर सेहत की वजह से किसी दूसरी जगह पर जाकर रहने की जरूरत पड़ती है। और ये सब कुछ हवा में नहीं है। हर चीज को स्टैंडर्डाइज और ऑफिशियल रखने के लिए पूरे भारत में जितने भी अवकाश गृह हैं उनकी एक ऑफिशियल लिस्ट है, और ये लिस्ट एक खास रेलवे बोर्ड सर्कुलर RBE नंबर 69/12 के तहत नोटिफाई की गई है। इससे ये पक्का हो जाता है कि जानकारी सबके लिए एक जैसी और आसानी से उपलब्ध हो। तो जाहिर है अगला सवाल यही आएगा कि भाई इसका खर्चा कितना है? तो ये भी मनमाना नहीं है। किराए की जो दरें हैं वो इंडियन रेलवेज एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल 2, जिसे IERM2 भी कहते हैं, उसके चैप्टर 22 पैरा 2224I में एकदम साफ साफ लिखी हुई हैं, ताकि पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। और ये जो रेट्स है ना, इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि ये हर लेवल के कर्मचारी के लिए अफोर्डेबल हों। चलिए टेबल पर एक नजर डालते हैं। अगर कोई गैजेटेड ऑफिसर है, जूनियर एडमिन से ऊपर, तो सर्विस के दौरान रेट है सिर्फ 60 रुपए और रिटायरमेंट के बाद 175 रुपए। जूनियर एडमिन तक के गैजेटेड ऑफिसर के लिए सर्विस में 60 रुपए और रिटायरमेंट के बाद 80 रुपए हैं। ग्रुप सी स्टाफ के लिए ये 30 रुपए और 60 रुपए है, और ग्रुप डी स्टाफ के लिए तो देखिए, सर्विस के दौरान सिर्फ 12 रुपए और रिटायरमेंट के बाद 30 रुपए। इससे साफ पता चलता है कि ये सुविधाएं वाकई सबके लिए बनाई गई हैं। अब वापस आते हैं स्वास्थ्य लाभ गृहों पर। याद है ना, ये खास तौर पर ग्रुप सी और डी स्टाफ के लिए हैं, वो भी डॉक्टर की सिफारिश पर। तो जाहिर है इनमें मेडिकल सुविधाएं भी होती हैं, और पास के रेलवे डॉक्टर हफ्ते में 2 बार विजिट भी करते हैं। और सबसे जरूरी बात, एक तरह का सेफ्टी नेट भी है। अगर कोई कर्मचारी इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो स्टाफ बेनिफिट फंड से लागत को कवर किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि जरूरी देखभाल से कोई भी वंचित ना रहे। वेलफेयर का मतलब सिर्फ आराम और सेहत ही नहीं होता। इसका एक बड़ा हिस्सा है ग्रोथ और एम्पावरमेंट, और यहीं पर रेलवे के स्किल डेवलपमेंट सेंटर अपनी भूमिका निभाते हैं, जो कर्मचारियों और उनके परिवारों दोनों की मदद के लिए बनाए गए हैं। हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स एक बहुत ही बढ़िया पहल है। ये खासकर कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों पर फोकस करते हैं। यहाँ उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसी स्किल्स सिखाई जाती हैं, वो भी बहुत मामूली फीस पर। इससे होता यह है कि परिवार अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, और इन सेंटर्स को स्टाफ बेनिफिट फंड से पैसा मिलता है, जो दिखाता है कि ये सिर्फ कर्मचारी में नहीं बल्कि पूरे परिवार में एक तरह का इन्वेस्टमेंट है।
अच्छा, अब बात करते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की। ये 3 तरह के प्रोग्राम चलाते हैं। पहला, ये अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनके करियर की संभावनाएं बेहतर हों। दूसरा, ये रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, खासतौर पर कंप्यूटर स्किल्स में, ताकि अगली पीढ़ी भी तैयार हो सके। और तीसरा, ये उन कर्मचारियों को कोचिंग देते हैं जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इससे इंटरनल प्रमोशन को भी बढ़ावा मिलता है। प्रोफेशनल स्किल्स तो हो गई, लेकिन रेलवे कैरेक्टर बिल्डिंग और समाज सेवा को भी बहुत बढ़ावा देता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्काउटिंग और गाइडिंग एक्टिविटीज के लिए उनका जबरदस्त सपोर्ट। रेलवे स्काउटिंग को इतनी गंभीरता से लेता है कि इसके लिए सीधे सीधे इंसेंटिव भी देता है। जैसे कि आपको पता है कि हर साल ग्रुप सी में 2 पद सीधे स्काउट और गाइड कोटे से भर्ती के लिए रिजर्व होते हैं। और इतना ही नहीं, ठीक इसी तरह ग्रुप डी में भी हर साल 2 पद इसी कोटे के तहत भरे जाते हैं। ये उन लोगों के लिए जॉब का एक सीधा रास्ता है जो इसमें पूरी लगन से जुड़े हैं। यही नहीं, जो कर्मचारी इसमें एक्टिवली हिस्सा लेते हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, स्काउटिंग ड्यूटीज में भाग लेने के लिए 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों की स्पेशल कैजुअल लीव भी मिल सकती है। और ये भी पक्का किया जाता है कि पैसों की वजह से कोई रुकावट ना आए। उन्हें इन ड्यूटीज के लिए 15 दिनों तक का ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाता है। मतलब ये वाकई में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय रेलवे का जो वेलफेयर सिस्टम है वो अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ा है और कई दूसरी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। चलिए कुछ और ज़रूरी प्रोग्राम्स पर भी एक नज़र डालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सपोर्ट का दायरा कितना बड़ा है। कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने से लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वुमेन कमिटीज़, यहाँ तक कि अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स भी हैं। दुख की घड़ी में अंतिम संस्कार के लिए और प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी फाइनेंशियल मदद दी जाती है। काम करने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच यानी शिशु देखभाल केंद्र और वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों तक का भी इंतजाम है। मतलब रेलवे जीवन के लगभग हर पहलू में एक सुरक्षा कवच देने की कोशिश करता है। तो कुल मिला के देखें तो इंडियन रेलवे सिर्फ एक एम्प्लॉयर होने से कहीं आगे है। ये एक पूरे सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। रिक्रिएशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट और कम्युनिटी सर्विस, इन सब को मिलाकर ये एक ऐसा माहौल बनाता है जिसका मकसद अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की जिंदगी को बेहतर बनाना है।